4 का चर्च हो रहा था कि 4 मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कहाँ 3 चला गया। लेकिन आज फिर जो है तार से गिरे खजूर पर अटके, एक पर अटक गए। एक चीज बताइए, तो दरिया दिली क्या दिखा है? कभी ललन सिंह जी जो है नीतीश जी को भी बोल दिए थे कि पेट में दांत हैं, इनके पेट में दांत हैं। आज फिर उपयोग किया गया लोजपा को तोड़ने में, और अभी फिर आप कहेंगे कुछ दिन के बाद ललन बाबू के नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। तो इनके पास विकल्प नहीं, कुर्सी को बचा के रखना है, कुर्सी की राजनीति करनी है, उनको मुख्यमंत्री बने हुए रहना है। जब 19 में इनको एक दे रहा था, एक राज्य मंत्री देने के लिए भी तैयार थे, उस समय ये लोग नहीं गए। ये लोग आन बान शान में रहे कि हमको तो बनाएगा ही। देखिए 12 मंत्री से जो इस्तीफा लिया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो ईमानदार छवि के थे। एक तरफ कहते हैं भाजपा की सरकार, मोदी जी कहते हैं कि ईमानदार लोगों को जगह दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो ईमानदार लोगों को साइड कर दिया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नफीस करीम और आप देख रहे हैं नैतिक समाचार। बुधवार का दिन बिहार की राजनीति के लिए एक अहम दिन माना जाता है। कल बुधवार को मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें कुल 78 मंत्री का विस्तार होने के बाद लिस्ट सामने आया है। इस बीच बिहार से 2 मंत्रियों को जगह मिला है। एक जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और दूसरे लोजपा पारस गुट से पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाया गया है। हालांकि जो अंदर खाने से खबरें आ रही है कि पशुपति पारस को जदयू के समर्थन से मंत्री बनाया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो लड़ाई चल रही थी, इस लड़ाई में पशुपति पारस जीत हासिल कर लिए हैं। ये सवाल इसलिए भी लाजिम होता है क्योंकि चिराग पासवान कहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है, तो दूसरी ओर पशुपति पारस कहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है। इस बीच मोदी सरकार ने जिस तरीके से पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाया है, कहीं ना कहीं ये सवाल लाजमी हो गया कि क्या पशुपति पारस ओरिजिनल यानी असली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इस बीच इस मामले को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविंद्र नाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह सामाजिक कार्यकर्ता है। हम इनसे जानते हैं, चूँकि इस प्रकरण में अच्छी जानकारी है इनके पास, कि क्यों और किस तरीके से आखिर कैसे पशुपति पारस को मंत्री बनाया गया और इसके पीछे क्या कारण है। मैं नैतिक समाचार को मैं धन्यवाद देता हूं, साथ में हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं लाइव पर उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, प्रणाम। आपने जो कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में जो है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि लोगों को लग रहा था, जिस प्रकार लोजपा का यूज किया गया विधानसभा चुनाव में, तो राजनीति है यूज एंड थ्रो का, तो सुनते थे, देख रहे हैं, और यह सच्चाई भी सामने आ गई। जिस तरह मुझे जो जानकारी थी पूर्व में कि 100 सीट पर जदयू का देने का प्रोग्राम बन रहा था, 100 पर भाजपा, और 43 सीट पर जो है क्या कहते हैं लोजपा की चल रही थी, जो भाजपा से ही सेटिंग के तहत था। और उसमें लास्ट में ये लोग एक साथ चुनाव में यदि बहुमत में आते तो भाजपा की सरकार बनती, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको नहीं किया गया, लोजपा दरकिनार हो गई। और लोजपा ने जदयू के सीट पर जो भी उम्मीदवार थे वहां पर खड़ा करने का काम किया, जिस वजह से जो है करारी हार हुई और नीतीश जी 44 सीट पर आ गए, बैकफुट पर आ गए। तो अब नीतीश जी तो पहुंचे हुए खिलाड़ी हैं, राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। उन्होंने भी जो है चूँकि बदला लेने में वो पीछे नहीं हटते हैं, उन्होंने अपना साम दाम लगाकर जो है चिराग जी को भी ध्वस्त करने का काम किया और पार्टी को तोड़ने का काम किया। और पार्टी जो है टूट गई है, जिसमें पारस जी का गुट इनके साथ है, 5 सांसद जदयू के साथ हैं, जो जदयू जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में आस्था जताई है। चिराग जी रामविलास जी के वारिस हैं, और सच्चाई यही है कि आज बिहार में हो चाहे जो भी हो, दलित के एकमात्र नेता श्री रामविलास पासवान जी थे, और आज भी रामविलास पासवान जी के ही नाम पर वोट है। 5 सांसद के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वोट रामविलास जी के नाम पर ही मिलेगा। आज के डेट में चुनाव हो जाएगा तो वह सामने क्लियर हो जाएगा कि क्या है, और सारा सच्चाई सामने आ जाएगा। आप लोजपा सांसद रामचंद्र जी के काफ़ी करीबी रहे हैं, तो इस हैसियत से आपको पार्टी की कुछ जानकारी होगी।
पार्टी के संविधान के हिसाब से लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वरिष्ठ कई पत्रकार कहते हैं, जानकार कहते हैं कि पार्टी के संविधान के अनुसार चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष ही वैलिड है। जी जी। लेकिन अब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें लोजपा कोटे से पशुपति पारस को मंत्री बना दिया गया। देखिए, पार्टी के संविधान के मुताबिक तो जो है चिराग जी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, लेकिन राजनीति नहीं, यहाँ कूटनीति चल रही है। तो और कूटनीति में तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में भाजपा जब तक नीतीश जी को साथ में नहीं रखेगी तब तक वह सरकार नहीं बना पाएगी, यह आप भी जान रहे हैं। यहाँ कभी भी राष्ट्रीय जनता दल भारी पड़ेंगे इन लोगों पर। आज अकेले अकेले चुनाव लड़ ले तो पूर्ण बहुमत में राष्ट्रीय जनता दल आएगी, पूर्ण बहुमत में राष्ट्रीय जनता दल आएगी यदि अकेले ये लोग चुनाव लड़ते हैं। आपने लोकसभा चुनाव देखा था कि किस प्रकार जदयू कितने सीट पर आकर अटक गई थी। लोकसभा चुनाव में बुरा स्थिति हो गया था। यदि काम के आधार पर वोट होता तो कहाँ सांसद में क्यों नहीं चुनाव मिला, वोट क्यों नहीं मिला, एमपी क्यों नहीं बनकर गए। अंदर खाने से ये भी खबर आ रही है कि जदयू ने बीजेपी पर दबाव बना करके पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनाया है। कि ये तो बिल्कुल सही है। जैसा कि जानकारी में है कि इन लोगों ने जदयू के द्वारा ललन बाबू का उपयोग किया गया, तोड़फोड़ करने में ललन बाबू बहुत आगे रहते हैं, तो कभी अनंत सिंह को तोड़ते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए। जब ललन बाबू का नाम ले लिए तो एक जवाब दीजिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है कि जाति के आधार पर मंत्रिमंडल विस्तार में जाति को बहुत अहम माना गया है? इसलिए ना, अब एक चीज़ देखिए, जाति के आधार पर तो नीतीश कुमार जी, कभी ललन सिंह जी जो है नीतीश जी को भी बोल दिए थे कि पेट में दांत हैं, इनके पेट में दांत हैं। और आज फिर उसके बाद जब ज़रूरत पड़ा तो वो ललन सिंह आ गए, ललन बाबू आए, उनको फिर जगह दिया गया। आज फिर उपयोग किया गया लोजपा को तोड़ने में, और अभी फिर अब कहेंगे कुछ दिन के बाद ललन बाबू के, नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। कुछ दिन के बाद देख लीजिए बोलेंगे वो, क्योंकि अभी इन लोग का जो है ना इंतजार में है कि और फिर मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कहीं बना दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर स्वर्ण जाति में भी आक्रोश देखा जा रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, खुल करके लिख रहे हैं कि स्वर्ण जाति होने के कारण ललन सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि उनको नहीं बनाया गया, जबकि सारे कर्ता धर्ता तो वही थे। यदि लोजपा को तोड़ने में भूमिका अहम निभाई तो वो ललन सिंह जी थे। ललन सिंह के ही सेटिंग से वह पार्टी टूटा था, जिसमें चाहे सूरजभान सिंह जी से भी हो तो उनसे ललन सिंह का अच्छा संबंध है, चंदन सिंह हो, चाहे इधर जो भी हैं, सब लोगों का अच्छा संबंध रहा है। पारस जी का भी जदयू के प्रति काफ़ी नीतीश जी के प्रति रहा है। तो इसलिए जो है जदयू में एक तरह से जो है लोजपा जो है जदयू के साथ आई, और जदयू के ही डीलिंग से जो है पारस जी को मंत्री बनाया गया। इसमें कहीं कोई ये नहीं है। यानी जो खबरें आ रही है अंदर खाने से कि जदयू कोटे से ही, मान लिया जाए तो जदयू कोटे से ही पशुपति पारस मंत्री बने हैं। जैसा कि मीडिया से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है, और आम जनता तो उतना बेवकूफ़ नहीं है। भले ही राजनेता बेवकूफ़ बनाते हैं लेकिन उतना बेवकूफ़ नहीं है। सच्चाई तो सबको पता चलता है कि क्या सच्चाई है, और वास्तविकता सामने आ चुकी है। लेकिन मीडिया में तो दिन भर ये भी खबरें चलती रही कि जदयू कोटे से आरसीपी सिंह के बाद ललन सिंह और एक चंद्रवंशी जी है, रामनाथ ठाकुर जी हैं, इन लोग बीजेपी से सुशील मोदी जी है, इन लोगों को भी जगह मिलेगा। लेकिन कहीं नहीं, दूर दूर तक कहीं नहीं नजर आए ललन सिंह जी। ललन सिंह जी को आरसीपी सिन्हा जी नीतीश जी के बाद सेकंड स्थान वही रखते हैं, चाहे कोई कितना भी ताकत लगा ले। क्योंकि उस समय से नहीं, जिस समय से रेल मंत्री थे श्री नीतीश कुमार जी, उस समय से उनके जो है पीए रहा करते थे, उनके साथ उनके वो एसडी में थे। तो आरसीपी सिन्हा से पुराना संबंध है, एक जिला के भी हैं, 100 जातीय भी हैं, 100 जातीय पर ज़्यादा विश्वास भी मुख्यमंत्री जी करते हैं। तो इसलिए जो है आरसीपी, ये तो तय है कि आरसीपी सिन्हा जी ही जो है नीतीश जी के बाद दूसरे स्तंभ बनेंगे। इसमें कहीं किसी का दाल गलने वाला नहीं है, चाहे वो ललन सिंह जी हो,
चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हो चाहे कोई हो। यदि उपेंद्र कुशवाहा जी को तो पार्टी के संविधान में स्पष्ट है, जदयू के संविधान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। लेकिन उनको अब कैसे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने पार्टी का विलय किए, रालोसपा का, वो जानकार व्यक्ति, राज्यसभा सदस्य रहे, विरोधी दल का नेता भी, उपनेता भी रह चुके थे, हम लोग समता पार्टी से देखे हुए हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के को। लेकिन एक समझदार व्यक्ति कैसे जो वो क्या कहते हैं संसदीय बोर्ड का जो एक बोर्ड लगा लिए, आश्चर्य की बात है, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही रहना है संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष। जी को गुमराह किया गया। गुमराह, अब समझते हुए भी गुमराह, तो वो तो खिलौने, बच्चे को खिलौने देकर पुसलाने वाली बात होती है। वो उनको भी था कि नहीं हम आ जाएंगे तो मेरा राजनीति जो है जिंदा जीवित हो जाएगा, हम भी कुछ बन जाएंगे, और बनने के आशा से उपेंद्र कुशवाहा जी आए थे। इस उद्देश्य से नहीं आए थे कि हम पार्टी को विलय करते हैं, पार्टी को ये करेंगे। चूँकि राजनीति में जो दल बदलते रहते हैं तो उनका महत्वाकांक्षा रहता है कि हम भी कुर्सी को पकड़ें, और कुर्सी पकड़ने के लिए वो किन्हीं के साथ जा सकते हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो उपेंद्र कुशवाहा जी या नीतीश कुमार जी को भी साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ आरसीपी सिन्हा जी हैं, आरसीपी सिन्हा जी के सामने किसी का चलने वाला नहीं है। और अब तक शायद एक मंच पर दोनों लोगों को नहीं देखा गया, दोनों नेताओं को नहीं देखा गया। देखिए ये शुरू से है, चूँकि उपेंद्र कुशवाहा जी एक नेता थे, नेता रह चुके हैं, वो अधिकारी थे, और एक अधिकारी किसी भी नेता को कभी भी सम्मानपूर्वक ये करते हैं। नीतीश जी के करीबी थे उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको सम्मान के दृष्टि से जो है प्रणाम पाती किया करते थे, आरसीपी सिन्हा जी सम्मान करते थे। लेकिन आज जो एक बराबरी में आज कद उनका ऊंचा हो चुका है, एक तो आईएएस थे, दूसरी बात उनके मुख्य सचिव से रिटायर, उसके बाद ये क्या कहते हैं इनको जो है राज्यसभा भेजा गया, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिन्हा जी को बनाया गया, अब केंद्रीय मंत्री में आ गए हैं। तो स्वाभाविक है कि उपेंद्र कुशवाहा चूँकि एक लव कुश समीकरण बनाने की कोशिश में ये चाहेंगे कि संगठन मेरे हाथ में रहे। आरसीपी सिन्हा जी बिहार का राजनीति हम अपने स्तर से करें, और उपेंद्र जी चाह रहे हैं कि हम अपने स्तर से चलें, तो एक मियान में दो तलवार रह नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। अच्छा, ये पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में केंद्र में जो अभी मंत्री है टोटल 78 मंत्री है, जिसमें इस बार जो विस्तार हुआ 43 मंत्री का जो शपथ ग्रहण हुआ, 36 नए चेहरे को मंत्री बनाया गया, और 7 मंत्री ऐसे हैं जो राज्य मंत्री थे उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। लेकिन इससे पहले 12 मंत्री का इस्तीफा ले लिया गया, इस पर क्या कहना? देखिए 12 मंत्री से जो इस्तीफा लिया गया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो ईमानदार छवि के थे। एक तरफ कहते हैं भाजपा की सरकार, मोदी जी कहते हैं कि ईमानदार लोगों को जगह दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो ईमानदार लोगों को साइड कर दिया गया। ईमानदार देख लीजिए, सारंगी जी उन्हें साइकिल से प्रचार करते थे, ईमानदार थे, उनको साइड कर दिया गया। हर्षवर्धन जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी जानकार, सुलझे हुए व्यक्तित्व के, बहुत ही ईमानदार, आम जनता से मिलने वाले थे, उनको मंत्रालय से हटा दिया गया। तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सिर्फ वोट की राजनीति होती है, अब जो है किसी को आम जनता से मतलब नहीं है। लेकिन इसका क्या मायने निकाला जा सकता है? 12 मंत्री का इस्तीफा, 36 नए चेहरे, 7 राज्य मंत्री को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, क्या इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि कुर्सी पर बने हुए रहना है, बस कुर्सी बचा को रखना है, कुर्सी के हिसाब से चलना है। बाद बाकी जनता से कोई मतलब नहीं। जनता का कैसे कौन भला कर पाएंगे, कौन जनप्रतिनिधि मेरे सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, कौन मंत्रिमंडल का सुचारू ढंग से संचालन कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं। बीजेपी में कुछ ईमानदार लोगों को लिया गया है, अच्छे लोग हैं, लेकिन बहुत ईमानदार लोगों को दरकिनार भी कर दिया गया है, चमचे टाइप के लोगों को जगह दिया गया है। 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे थे एक मंत्री पर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे, एक मंत्री मिल रहा था। लेकिन 2020 में एक मंत्री कैबिनेट मंत्री का मिला पद, उसमें शामिल हो गए। हाँ, तो उसका वजह है, आपने 2020 का विधानसभा चुनाव देखा, भाजपा बढ़त में है और जदयू 44 पर आ गई, तो इनके पास विकल्प नहीं, कुर्सी को बचा के रखना है, कुर्सी की राजनीति करनी है, उनको मुख्यमंत्री बने हुए रहना है, तो इनके पास क्या उपाय? कोई ऑप्शन नहीं है।
लेकिन मीडिया के इस सवाल पर आरसीपी सिंह ने जो जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी दरियादिली दिखाए हैं, जो जदयू से हमें यानी कोई एक को कैबिनेट मंत्री बनाए हैं, क्योंकि बीजेपी अभी पूर्ण बहुमत में है। देखिए दरियादिली कहाँ से दिखाएंगे, जब 19 में इनको एक दे रहा था, एक राज्य मंत्री देने के लिए भी तैयार थे, उस समय ये लोग नहीं गए। ये लोग आन शान में रहे कि हमको तो बनाएगा ही, लेकिन आज फिर जो है तार से गिरे खजूर पर अटके, एक पर अटक गए। 4 का चर्च हो रहा था कि 4 मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, कहाँ 3 चला गया। एक चीज बताइए, तो दरियादिली क्या दिखा है? यदि 5 सांसद पर भी लिया जाता, फिर भी इनको जो है 3 सीट बनना चाहिए था जदयू का, जो नहीं हो पाया। और जहाँ तक रामनाथ ठाकुर जी, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को लोग मानकर बिहार की राजनीति करते हैं। आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक के नाम से उनको जो है ये किया जाता है। और ये मैं भी जानता हूँ कि श्री रामनाथ ठाकुर जी के ईमानदार छवि के हैं और अच्छे नेता हैं। उनको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए था, जिससे आम जनता में, अति पिछड़ा में ये एक मैसेज जाता कि नहीं, एक गरीब को, अति पिछड़े के बेटा को, पूर्व मुख्यमंत्री जिनके जो क्या कहते हैं जननायक थे, उनके पुत्र को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिला। हम लोग को खुशी हुई थी कि चलिए एक गरीब का परिवार से, जो जिन्होंने मुख्यमंत्री काल में भी, जिनका नाम काफ़ी पूरे देश विदेश में चल रहा है, उनके पुत्र को बनाया जाएगा, आदरणीय रामनाथ ठाकुर जी को। उनको नहीं बनाया जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपक ईंट उद्योग, सभी प्रकार के पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स और फ्लाई शीट निर्माता एवं विक्रेता। पता साधोपुर, आनंदपुर साधोपुर रोड, प्रखंड बहेरी, दरभंगा। संपर्क नंबर 9304 81652। इको फ्रेंडली एवं सबसे सर्वश्रेष्ठ पेपर ब्लॉक, चेकर टाइल्स और फ्लाई शीट के लिए एक बार अवश्य पधारें। दीपक ईंट उद्योग।